साथियों, आज चीन ने पाकिस्तान पर कब्जा करने की पूरी साजिश कर रखी है और उसी में वो लगा हुआ है। उसने अपने कर्ज के जाल में पाकिस्तान को बुरी तरह फंसा रखा है। इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखा जाए तो आज विश्व की प्रमुख मुस्लिम ताकतें दो भागों में बटी हुई हैं। एक वो हैं जो जानती हैं कि इस्लामिक मान्यताएं ही राजनीति को नहीं चलाती और वास्तविकता में जीती हैं। दूसरे वो लोग हैं जो आज भी इतिहास और इस्लामी कट्टर मान्यताओं के अनुरूप चलना चाहते हैं और भ्रम का शिकार बने हुए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पाकिस्तान है, जो आज भी भारत के आर्टिकल 370 के मुद्दे पर यानी कश्मीर के मुद्दे पर मुस्लिम जगत से आस लगाए हुए है, जबकि सऊदी अरब जैसे प्रमुख देश ने ही उसे सहयोग नहीं दिया है। सऊदी जानता है कि आर्थिक नीतियां मुस्लिम ब्रदरहुड के सिद्धांत से निर्धारित नहीं होती हैं। तेल का खेल अब काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, इसलिए उसे आर्थिक विकास के लिए भारत जैसे देशों की ज़रूरत है। इसका दूसरा उदाहरण है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, जो खुद को खलीफा की तरह स्थापित करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है और प्रमुख मुस्लिम शक्तियां ही इसे स्वीकार नहीं करती हैं। एर्दोगन की सोच है कि अमेरिका के हटने के बाद जो नया शक्ति संतुलन बने उसमें वह मुस्लिम जगत का नेता बन जाए। तुर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोगन हैं वो किसी भी तरह सऊदी के प्रिंस को हटाकर खुद मुस्लिम जगत के नेता बनकर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। ये दोनों ही ऐसे सपने हैं जिसके पूरा होने की कोई भी संभावना नहीं है। वास्तव में मुस्लिम जगत में नीतियों के निर्धारण को लेकर जो वैचारिक टकराव आया है, उसके कारण अब मध्य एशिया की राजनीति में दो धड़े साफ बनते दिख रहे हैं। एक धड़ा है जो तुर्की का समर्थन करता है, तुर्की समर्थक देशों का, जिसमें उसके साथ ईरान, पाकिस्तान और चीन है। जबकि दूसरा धड़ा है उसमें सऊदी अरब, इजराइल, यूएई, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, अमेरिका जैसे देश हैं। इस बंटवारे का फायदा उठाने के लिए चीन ने तुर्की ईरान गुट को समर्थन दिया है। चीन अमेरिका के हटने से पैदा हुई रिक्तता का लाभ लेना चाहता है, वहीं ईरान का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक समर्थन और सहानुभूति जुटाया जाए। अभी हाल में इजराइल से समझौता करने वाला यूएई तीसरा देश, अरब का देश बन गया है। 1948 में इजराइल के आज़ाद होने के बाद से यह तीसरा इजराइल अरब समझौता है। मिस्र ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में समझौता ऐसा इजराइल के साथ किया था। समझौते से माना जाता है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती की नई इबारत कायम होगी। पश्चिम एशिया के दो बेहद ताकतवर देश इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वर्षों से चली आ रही दुश्मनी अब खत्म हो गई है। यह समझौता मध्य पूर्व में शांति के लिए एक ऐतिहासिक दिन और महत्वपूर्ण कदम है। मध्य पूर्व को दो सबसे प्रगतिशील और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध शुरू होने से आर्थिक विकास के साथ ही लोगों से लोगों के संबंधों को आगे बढ़ाने में अब मदद मिलेगी। वर्ष 1948 में स्वतंत्रता के बाद इजराइल की यह अरब देशों के साथ तीसरी डील है। इससे पहले इजराइल ने मिस्र और जॉर्डन के साथ इसी तरह के समझौते किए हुए थे। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को शुरू करने संबंधी ऐतिहासिक समझौते की घोषणा के बाद ईरान को बड़ी तेज मिर्ची लगी है और ईरान के शक्तिशाली रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो वहां की सेना है, उसने शनिवार को पिछले यूएई को चेतावनी देते हुए कहा कि यह कदम यूएई के लिए खतरनाक साबित होगा। पता नहीं ईरान उनका क्या बिगाड़ लेगा। अब यह साफ हो गया है कि एक तरफ भारत समेत दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, तो दूसरी तरफ दूसरा गुट जिसमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और नगलची वामपंथी चीन बचा हुआ है। इस गुटबाजी में पाकिस्तान का तो मिटना तय ही है। आगे चलकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पर चीन का कब्जा होगा और पाकिस्तान कर्जे के बोझ में दबकर उसका हाल तिब्बत जैसा होगा।
साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।